नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की 3 जजों की अवकाशकालीन पीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आज सोमवार को सुनवाई तय की है। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित देश भर में पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हुए किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दखल किया। पर्यावरणविद जन संगठनों की चिंता है कि अरावली पर्वत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय परिभाषा से संरक्षित क्षेत्र में भी खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जिसका जलवायु, मरुस्थलीकरण व भूजल स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा का सीधा असर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व गुजरात राज्यों के उन क्षेत्रों पर होगा जहां से अरावली रेंज गुजरती है। एक और जहां 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कह चुके हैं कि वे अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। अब इसी को लेकर राज्य सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज से लेकर 15 जनवरी तक अवैध खनन के खिलाफ वन, पर्यावरण, राजस्व और पुलिस का संयुक्त अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर वन, पर्यावरण, खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को इस अभियान को युद्ध स्तर पर जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि अवैध खनन के अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के समन्वय से होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में राज्य सरकार किसी भी प्रकार के नए खनन की अनुमति नहीं देगी। राजस्थान में वनपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि भोपाल, मध्य प्रदेश स्थित रुचि प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों ने प्रश्न पत्र के पैटर्न और बारकोड के आधार पर राजस्थान की परीक्षा को निशाना बनाया और 25 लाख में पेपर का सौदा किया। मामले में मुख्य सरगना बाड़मेर निवासी जबराराम जाट को गिरफ्तार किया, जिसने बेल कंपनी के कर्मचारी खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन से पेपर खरीदा था। खिलान सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रेस के 4 अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई है, जो फिलहाल फरार हैं। एसओजी अब तक इस मामले में 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें नकल करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ वर्तमान में तैनात वनपाल कर्मचारी भी शामिल हैं। राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए मिनी बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर दक्षता आधारित आकलन परीक्षा की तारीखें तय कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए 14 से 17 मार्च 2026 तक 3 दिन में मूल्यांकन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आकलन बच्चों की रटंत विद्या नहीं बल्कि समझ, विश्लेषण और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होगा। परीक्षा का समय दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक रहेगा। शिक्षा विभाग के निदेशक का कहना है कि यह आकलन नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की वास्तविक सीखने की स्थिति जानने के लिए किया जा रहा है, ताकि जिन बच्चों में विषयवार कमजोरी है उनके लिए सुधारात्मक शिक्षण तुरंत शुरू किया जा सके। परीक्षा संचालन की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में पारिवारिक न्यायालय ने कहा कि पत्नी का भरण पोषण करना पति का विधिक व नैतिक दायित्व है। पति जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। प्रार्थी पत्नी को भी अप्रार्थी पति के समान जीवन स्तर का जीवन जीने का अधिकार है। केस के तथ्यों से पति की मासिक आय 2 लाख रुपए प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी पति हर अंतरिम भरण पोषण के तौर पर पत्नी को हर महीने 50,000 रुपए दे। यह राशि प्रार्थना पत्र पेश करने की तारीख से देय होगी। कोर्ट ने यह आदेश प्रार्थी पत्नी के प्रार्थना पत्र पर दिया। अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने बताया कि प्रार्थिया व अप्रार्थी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। उसका पति भारतीय सेना में उच्चाधिकारी है और वेतन 3 लाख रुपए है। पति ने कहा कि प्रार्थिया शिक्षित है, प्राइवेट नौकरी कर रही है, इसलिए उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। पंजाब के जालंधर के शाहकोट थाने में साइबर निवेश धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। जैन कॉलोनी निवासी अमृतपाल सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसे नियो वेल्थ ई नाम की एक ऑनलाइन ऐप के जरिए निवेश का लालच दिया।
यह सिलसिला 13 अक्टूबर से शुरू हुआ था। उसने ऐप के माध्यम से करीब 7,50,000 रुपये जमा करवाए। इसके बाद ऐप पर करीब 82,36,000 रुपये का कथित मुनाफा दिखाई दिया। हालांकि जब उसने रकम निकालने की कोशिश की तो उससे सर्विस टैक्स और अन्य चार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे गए। इसके बाद उसने 4,67,000 रुपये और ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर वह पुलिस के पास पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल सबूत जुटाने, आरोपियों की पहचान करने और ठगी की रकम की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में पूर्व व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब स्कूल स्तर पर ऑनलाइन आवेदन और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 कर दी गई है। निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे स्कूल स्तर पर अधिकतम संख्या में आवेदन अपलोड कराएं। निजी विद्यालय छात्रवृत्ति का व्यापक प्रचार प्रसार करें। जिन विद्यार्थियों के जनाधार या बैंक विवरण गलत हैं, उन्हें तत्काल सही करवाया जाए। ऑडिट प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान कराया जाए। यदि कोई गलत आवेदन अग्रेषित हुआ है तो अंतिम तिथि से 3 दिन पहले ही डीईओ कार्यालय को सूचना दी जाए। जालोर में प्लॉट के विवाद में 5 गाड़ियों में आए बदमाशों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। सामने आए परिवार के सदस्यों को गाड़ियों से टक्कर मारने का भी प्रयास किया। इस बीच विरोध जता रही बुजुर्ग महिला को बदमाशों ने गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की बेटी भंवरी देवी और भतीजा सदराम घायल हैं। एएसपी आवरदान रत्नू ने बताया कि चितलवाना थाना क्षेत्र के सिसावा गांव में सरकारी स्कूल के सामने पंचायत की आबादी भूमि में प्लॉट है। इस प्लॉट को लेकर परिवार का आरोपी सनावराम जाट के साथ विवाद चल रहा था। आरोपी 5 गाड़ियों में बदमाशों के साथ प्लॉट पर पहुंचे, वहां सो रहे लोगों पर हमला बोल दिया। हमले में 60 वर्षीय वाली देवी पत्नी खियाराम बिश्नोई की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोषियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खाटू नगरी में दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक वीआईपी प्रवेश व्यवस्था लागू नहीं रहेगी। निर्धारित नियमों के अनुसार इस अवधि में केवल प्रोटोकॉल श्रेणी के श्रद्धालुओं को ही अलग प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य सभी श्रद्धालुओं को सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत ही दर्शन करने होंगे। गत दिनों हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान 2 दिन तक खाटू श्याम जी रोड को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा विभाग और फायर ब्रिगेड को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश और निकास व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करने पर विशेष जोर दिया गया। रेलवे स्टेशन रोड और आसपास की दुकानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। सवाईमाधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथ माता मंदिर में हर साल लगने वाला चौथ माता का लक्खी मेला 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आयोजित होगा। मेले में 7 दिनों के दौरान 8 लाख से अधिक भक्त चौथ माता के दर्शनों के लिए आएंगे। ऐसे में मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन ने मेले में पानी एवं बिजली की व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश जारी करते हुए समय पर व्यवस्थाएं पूरी करने के आदेश दिए हैं। मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण नहीं होने देने और अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायत प्रशासन को निर्देशित किया गया है, ताकि सड़कों पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। चौथ माता मंदिर ट्रस्ट के मंत्री श्री दास सिंह एडवोकेट ने बताया कि ऊपर व अन्य स्थानों पर छाया एवं पानी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में ग्राम पंचायत दुलोट जाट की पूर्व सरपंच अंजुबाला के खिलाफ धोखाधड़ी और बकाया राशि जमा न करने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अटेली पुलिस ने यह कार्रवाई खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बीडीपीओ सेहमा की शिकायत पर की है। पूर्व सरपंच पर 11,64,098 रुपये का सरकारी बकाया है। डीसी महेंद्रगढ़ के निर्देशों के बाद तहसीलदार ने अंजुबाला को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था, लेकिन वे न तो उपस्थित हुई और न ही राशि जमा कराई। जांच में यह भी सामने आया कि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर कोई चल अचल संपत्ति दर्ज नहीं है, जिससे वसूली संभव नहीं हो सकी। इसी के आधार पर विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है।